नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे आज शाम की क्लास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। उसके अलावा मैंने ब्लॉकचेन की पहली क्लास में आपको मेंस के क्वेश्चन भी दिए थे, लेकिन अभी तक किसी भी पर्सन ने मुझे उसका आंसर नहीं दिया है। तो यदि आप जिम्मेदारी से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर हम लोगों का क्या मतलब है, हम लोग क्वेश्चन नहीं देंगे ना। तो अब हम लोग कोई आपके लिए तो हम, क्योंकि हमारा भी मेंस है, हमें भी पढ़ना है, हमारी भी तैयारी रहती है। अगर हम आपको समय निकाल कर आपके लिए मेंस के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसकी आंसर राइटिंग आपके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीजीपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का वैकेंसी जो आती हैं वो आगे पीछे आती हैं। तो सीजीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी हैं और एमपीपीएससी की जल्द ही आ जाएंगी। इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर कर आपको दे रहे हैं कि आपको कहीं से कोई चूक ना हो। तो अगर आपको कहीं से कोई चूक नहीं लगती है तो आप लोगों को साथ जो हम चीजें शेयर कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। हम आपको वीडियो में वो चीजें बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको सिर्फ लिखना है। और लिखने का रीजन ये होता है कि आपको अपनी सोच को डेवलप करना है। तो चलिए इस बात को कि अब आप ध्यान से उसके आंसर्स मुझे लिखकर देंगे, बताएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्योंकि आपको भी सिलेक्शन लेना है। तो आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो आज हमारी तीसरी क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्यों इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। और दूसरी बात, जाते जाते मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए एक क्वेश्चन भी देकर जाऊंगा जिसको आपको लिखना है। तो मेंस का एक क्वेश्चन भी देकर जाऊंगा 11 मार्क्स और 15 मार्क्स का। उसके अलावा आज क्रिप्टो करेंसी को अपन कंप्लीट करके जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का जो टॉपिक है, इस पर अपन आज डिस्कशन करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज किसने की थी, और क्रिप्टो करेंसी में क्या लाभ हैं, क्या उसके दुष्परिणाम हैं, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर क्या क्या फोकस किया गया है, किस तरीके की चीजें हैं, ये सभी डिस्कशन आज हम करेंगे। आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, हमारी सारी क्लासेस आपको रक्षा एकेडमी ऐप के चैनल ऐप पर मिलेंगी। तो वहां पर आप फ्री कोर्सेस में जाकर आप रक्षा एकेडमी चैनल को, मतलब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर फ्री कोर्सेस में जाकर आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत भी कर सकते हैं। और साथ में आपने रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमारी क्लासेस के, हमारे क्वेश्चन के, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब आपका समय ये है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर हो चुकी हैं और हम ये दावा करते हैं कि जो नोट्स और जिस प्रकार से हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रकार के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम अपने नोट्स, अपने लेक्चर के साथ बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आपको भी पता है कि सिलेबस बदल चुका है, तो अभी बुक्स भी नहीं है, कहीं नहीं है, तो हमें सारी चीजें इकट्ठे करके आपको देना पड़ता है। तो यदि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी का ऐसा है कि कभी भी आ सकती है आपकी। तो आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर में क्रिप्टो करेंसी की। अब क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो क्रिप्टो वर्ड बना है आपका साइबर से, मतलब कि ऑनलाइन जो करेंसी है, बिट फॉर्म में जो करेंसी है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टो। और करेंसी मतलब क्या हो गया, मुद्रा। तो जब हम कोई भी लेन देन या किसी प्रकार का भी विनियमन किसके माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट पे जो हमारी करेंसी है वो हमारी क्या होती है, फिजिकल करेंसी है। हम 100 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए ऐसे चलते हैं। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। जब हम अपनी करेंसी को ब्लॉकचेन के माध्यम से उपयोग करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होती है, बिट फॉर्म में होता है, और मुद्रा का लेन देन, मुद्रा का प्रसार
ये सारी चीजें किसमें हो, ब्लॉकचेन माध्यम से बिट फॉर्म में हो, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये एक्चुअल में आपके सिलेबस में इकोनॉमी का भी पार्ट है और आपके साइबर सिक्योरिटी का भी पार्ट है, करंट का मुद्दा भी है। मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब इकोनॉमी में भी है, करंट में भी है, आपके यूनिट 9 में भी है, पेपर 3 में भी है, मतलब सब तरीके से ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो आपको पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं अपनी पीडीएफ में और नोट्स में, देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। एक मिनट फुल स्क्रीन पे कर दूं जिससे आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। तो हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं नोट्स खोल लूं। ये देखिए, तो क्या है क्रिप्टो करेंसी, अब आपके सामने मैं समझाता हूं। मैंने क्या समझाया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो मतलब बिट फॉर्म या क्रिप्टोग्राफी। उस क्रिप्टोग्राफी या बिट फॉर्म में हम ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके जो मुद्रा का लेन देन करते हैं, जो मुद्रा का हम विनियमन करते हैं, वही कहलाता है या क्या, हमारा क्रिप्टो करेंसी। तो डेफिनेशन समझिएगा कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथ्म पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। अगर आपको चीजें थोड़ी सी डिस्प्ले अच्छे तरीके से नहीं हो रही हैं तो आप सुनिएगा, उसके बाद इसके नोट्स एज इट इज यही नोट्स आपके फ्री कोर्सेस में लेक्चर के साथ, और जो टॉप 100 बैच से जुड़े हुए हैं उनसे वो उसमें आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये था। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथ्म मतलब क्या हो गया, कोडिंग करने के बाद उसकी जो एल्गोरिथ्म बनती है उस पर करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर स्वतंत्र बनती है। दूसरी बात, यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। मतलब कि जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए यदि रुपया है तो उसका मालिक कौन है, भारत सरकार। भारत सरकार उसका विनियमन कर रहा है, भारत सरकार उसको ला रहा है, तो उसमें मालिकाना हक किसका है, भारत सरकार का है। लेकिन यहाँ पर यह एक स्वतंत्र मुद्रा है, इस पर किसी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी मालिकाना हक नहीं है, इसलिए इसे स्वतंत्र मुद्रा में कहा जाता है। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी जानकारियां कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था कि जब हम कोई डेटा लेते हैं तो उसको हम एक सर्वर में ना रख के पूरे सर्वर में, पूरे नेटवर्क में उस डेटा को फैला देते हैं जिससे हमारा डेटा क्या रहे, सिक्योर्ड रहे। तो यहाँ पर ये डिजिटल रूप में, मतलब किस फॉर्म में है, बिट फॉर्म में है। और दूसरी बात, इसमें जो जानकारियां होती हैं वो जानकारियों को हम क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड यानी कोडेड फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि वो आपकी क्या रहे, वो सारी की सारी आपकी जो जानकारी है वो किसी के हाथों में ना लगे। दूसरी बात, यह पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। मतलब कि अंशिका किट लगाओ, यह पीयर टू पीयर नेटवर्क पे कार्य करती है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में कार्य करने का मतलब ऐसा होता है, एक मिनट जस्ट अ सेकंड समझो, या पीयर टू पीयर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क मैंने क्या पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, कि पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट डेटा पे कार्य करता है। मतलब कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्टली जुड़ता है, इसमें कोई मध्यस्थता या कोई बिचौलिया नहीं होता है। अब जब मध्यस्थता और बिचौलिया नहीं होगा तो चीजें और ज्यादा सुरक्षित होंगी। जैसे आप डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हो तो कोई तीसरा व्यक्ति, आपसे और हमारे बीच में कांटेक्ट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट है। आप डायरेक्टली मुझसे बात करो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मध्यस्थता खत्म। तो जो बातें होंगी हमारे बीच में होंगी, क्लियरली होंगी। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस पे आ जाए, मैं उससे कोई बात कहूं, फिर वो आपसे बात कहे, तो बातों के बीच में जब ये बिचौलिएपन आता है तो हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, और यही मतभेद जो है वो हमारे लिए क्या बनते हैं, बुराई का एक कारण बनते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, तो तीसरे व्यक्ति की या मध्यस्थता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर कार्य करती है, जिसका इस्तेमाल हम रेगुलर मुद्रा की जगह वस्तु एवं सेवा के भुगतान के लिए कर सकते हैं। इस पर भी था। इस मुद्रा में विनियमन, इस मुद्रा का जो विनियमन होता है उसमें ना तो सरकार की भूमिका होती है ना तो बैंक की भूमिका होती है। जैसे आज की डेट पे आप बात करो कि मुद्रा का जो लेन देन करते हो, मुद्रा का जो विनियमन है, आप जो फिजिकल मुद्रा यूज करते हो तो या तो आप बैंक के माध्यम से करते हो या तो फिर सरकार की जरूरत पड़ती है, सरकार उसमें नीतियां निर्धारित करती है। लेकिन यहाँ पे जब यह स्वतंत्र रूप से है, इसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिकाना हक नहीं है, तो ये सीधे स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो भी विनियमन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली होगा। इसीलिए इसके वैधता, इसकी वैलिडिटी या इसके सही होने के जो भविष्य है उस पर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि लोग इसको उपयोग करते हैं, पर भारत में इसको उपयोग करना गैर कानूनी बताया गया है। इसको हम आगे समझेंगे इसी क्लास में कि यह गैर कानूनी क्यों है। यह मौद्रिक इकाइयों के निर्माण पर नियंत्रण के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग करता है और यह निधियों को हस्तांतरण की पुष्टि करता है, इसलिए यह बहुत अधिक सुरक्षित है। क्या चीज? पहली चीज तो यह क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। क्रिप्टोग्राफी में हम चीजों को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कई लेयरों में जाकर छुपाते हैं। डेटा हमारा कई लेयरों में छुपा होता है, क्रिप्टेड होता है। क्रिप्टोग्राफी तो दूसरी बात की है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दूसरी बात, निधियों का जो भी हस्तांतरण होता है, मतलब पैसों का जो लेन देन होता है, जो ट्रांसफर होता है, वह भी बहुत ज्यादा इनक्रिप्टेड होता है, इसीलिए यह जो है वह सुरक्षित होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया और इसका आविष्कार किसने किया, इस पे भी सवाल आता है। तो सवाल जब इस पे उठता है तो इसको लेकर आया था, देखो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कौन करता है, जापान करता है। तो जब बहुत सारी चीजें जापान करता है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी भी कौन लेकर आया होगा, जापान लेकर आया होगा। तो जापान के एक इंजीनियर थे, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, क्या नाम था, सातोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो जी थे। इन्होंने 2009 में एक करेंसी बनाई, क्या, बिटकॉइन। तो पहली करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, बिटकॉइन थी। इसको बनाया किसने था, सतोशी नाकामोतो ने। कब बनाया था, 2009 में बनाया था। तो ये पहली क्रिप्टो करेंसी थी। और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, ये लेकर आया। और क्रिप्टो करेंसी को वैलिड बनाने के लिए ही हम किसको लेकर आए थे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। और क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, तो क्रिप्टोग्राफी को हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे बचाव में, तीसरे लेक्चर में जब आएगा। तो उसमें हमने अभी साइबर सिक्योरिटी के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर क्राइम के विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस, वायरस के बाद हम पढ़ेंगे क्या, बचाव के तरीके। तो उसमें हम क्रिप्टोग्राफी को पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी कब आया था, 1991 में। और बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार कब हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन ये जब कब आई, 2009 में आई। और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके ही इसे बनाया गया था। किसने बनाया था, सतोशी नाकामोतो ने। और इसी को वैलिडेशन में लाने के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है और समझ के रखना है। चलिए, बिटकॉइन के बाद और भी कई सारी करेंसियां आई बाद में। तो उनमें से कुछ करेंसियों के नाम आप याद रखिएगा कि कब आई, ये क्यों, किसने बनाई, क्या हुआ, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना डिटेल आपसे कभी नहीं पूछा जाता। तो नेपो कॉइन
2011 में, लाइट कॉइन 2011 में, रिपल 2013 में, औरोरा कॉइन 2014 में, पियर कॉइन 2012 में, डोजे कॉइन 2013 में, मास्टर कॉइन 2013 में, प्राइम कॉइन 2013 में और सबसे जरूरी लिब्रा। लिब्रा को फेसबुक ने बनाया था 2019 में और ये एक पायलट करेंसी है। इस पे अभी रिसर्च चल रही है और जो फेसबुक है वो यह देख रहा है कि अगर हम बिटकॉइन को लॉन्च करते हैं तो क्या हमें कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो इस पर वो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है और उस पर चल रहा है। आगे की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पे मैंने पिछली क्लास पे एक सवाल पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी में सहयोग लेने वाली विश्व की ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी में सहयोग लेती है और सहयोग राशि ग्रहण करती है। तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताना है और ध्यान से बताना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वह पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी कुछ चीजें हैं उसको देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्रकार के मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पूरी तरीके से जो लेन देन में बिचौलियों की मध्यस्थता की भूमिका को समाप्त कर दिया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, मतलब एक व्यक्ति डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़कर नहीं जाता है। तो मध्यस्थता या बिचौलिएकापन खत्म हो गया। तो मध्यस्थता और बिचौलियापन जो खत्म हुआ उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पैसे एक्स्ट्रा लग रहे थे वो भी बचे, जो सिक्योरिटी का खतरा था वो भी बचा। अब हम डायरेक्टली, आप और हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली लेन देन कर सकते हैं। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी विनियमन को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकेंद्रित डेटाबेस द्वारा सत्यापित करते हैं। मैंने क्या बताया कि उन्होंने पहले बिटकॉइन बनाया, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आए कि हम बिटकॉइन को वेरीफाई कर सके, सत्यापित कर सके। तो वही बात यहाँ पे भी लिख दी गई है कि क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन हो रहा है उसको वेरीफाई या सत्यापित करने के लिए हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, ब्लॉकचेन का। अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के लाभ देखते हैं कि कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लाभ की अगर बात की जाए तो पहला लाभ क्या था कि बिचौलियों के, अभी हमने पढ़ा कि बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। अब जब बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई तो इस माध्यम से होने वाले लेन देन में क्या आ गया, खर्च में कमी। मतलब बिचौलिए खत्म तो खर्च में कमी आ गई, दूसरा सुरक्षा बढ़ गई। अगर बिचौलिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहीं जाते हो, आपको एक रूम लेना है, सिंपल सी बात करूं तो आपको एक रूम लेना है। अब रूम लेते समय आपको काम क्या है कि जब आप रूम लेते हो तो फिर आप क्या करते हो, एक ब्रोकर को ढूंढते हो। ब्रोकर आपको लेकर जाता है, रूम दिखाता है, रूम पसंद आता है तो वो ब्रोकर क्या करता है, आपसे भी पैसे ले रहा है, सामने वाले से भी पैसे ले रहा है। मतलब किराए का जो भी परसेंटेज है वो आपसे भी ले रहा है और किराए मकान मालिक से भी ले रहा है। तो बिचौलियों को क्या हुआ, पैसे बने। अब अगर डायरेक्टली आप किसी रूम को लेने जाते हो तो आप और जो मकान, मतलब किराएदार और जो मकान मालिक है, दोनों पॉइंट टू पॉइंट आमने सामने सारी चीजों को डिस्कस किए तो बिचौलिया खत्म, तो उसको देने वाला पैसा भी खत्म, ना मालिक को देना पड़ रहा है ना आपको देना पड़ रहा, तो आपकी बचत हुई। दूसरी बात, बिचौलिए आपके मालिक से क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, वो कैसी डील करके आपको कमरा दिला रहा है। अगर उसने क्लियरली आपको नहीं बताया तो चीजें भी असुरक्षित हुई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम लेन देन में किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें उसको ट्रांजैक्शन के या उसको खर्च देना पड़ता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी लेन देन को कर लें तो फिर उसकी मध्यस्थता खत्म हो जाती है। तो ये होता है बिचौलिया। फिर पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लेन देन या वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है। मतलब कि जैसे अभी आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अब कंपलसरी है कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर पहचान नहीं है तो फिर आप बिना किसी पहचान के भी पैसे लगा सकते हो, निकाल सकते हो, लेन देन कर सकते हो। तो जो आपकी निजी जानकारी है उस निजी जानकारी के सिक्योर होने की चांसेस और ज्यादा हो। आपकी पहचान नहीं होगी, आपको निजी जानकारी देनी नहीं पड़ेगी, तो निजी जानकारी के हैक होने या शेयर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो गोपनीयता का होना,
अब जब आप पहचान पत्र नहीं दे रहे हो, अनिवार्य नहीं कर रहे हो, तो जो आपको गोपनीयता है उसकी गोपनीयता बरकरार है। गोपनीयता बरकरार ऐसे है कि मान लो हमने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया, ना मैंने आपसे आपका पहचान पत्र लिया, ना मैंने अपना पहचान पत्र दिया, तो नेटवर्क में किसने क्या पैसा लगाया, कहां से पैसा लगा, इसकी कोई पहचान नहीं होगी। और यही पहचान नहीं होगी तो लोगों की जो निजी जानकारी है वो फिर से सुरक्षित रह सकती है। अगली बात, बिना किसी शुल्क के लेन देन संभव है। अब मैंने वही सवाल किया कि जैसे आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक को आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है। जैसे आपसे महीने मतलब साल भर के 100 रुपए काट लिए जाते हैं, एसएमएस के पैसे काट लिए जाते हैं, मतलब कि जो आप लेन देन कर रहे हो या फिर आप 1 लाख से ऊपर का लेन देन कर रहे हो तो कुछ % आपके चार्जेस भी काट लिए जाते हैं। यहाँ पे जो आप लेन देन कर रहे हो उस पर आपको क्या देना पड़ रहा है, शुल्क देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बिना किसी शुल्क के लेन देन संभव है, मतलब कि कुल मिलाकर आप जो भी पैसा दे रहे हो उस पर कोई शुल्क नहीं लगा। दूसरी बात, अगर शुल्क नहीं लग रहा है तो आप विश्व के किसी भी देश से लेन देन संभव है। आप किसी भी कोने में जाकर लेन देन कर सकते हो। जैसे अभी क्या होता है कि यदि मेरे पास भारत की करेंसी है, इंडियन करेंसी है, और मुझे अमेरिकन करेंसी मतलब डॉलर में चाहिए, तो मुझे उसके कन्वर्जन में शुल्क चुकाना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफर करने में भी चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरा शुल्क खत्म, मालिकाना हक खत्म उस कंट्री का, तो मैं पूरे विश्व में किसी भी देश में पैसे का लेन देन कर सकता हूं बिना किसी शुल्क के, बिना आसानी से। तो ये भी क्रिप्टो करेंसी का एक महत्वपूर्ण भाग था। उसके बाद अब अगर देखो तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए हानिकारक भी हैं। पहला हानिकारक चीज क्या है, अगर दुष्परिणाम देखो तो इन लाभ से समझो। लाभ से पहला क्या दिया गया है, देखो यहां पर बोला गया पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं। तो अगर पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आतंकवादी या गैर कानूनी संगठन जो गतिविधियों को चलाने वाला संगठन है, वो डायरेक्टली बिना अपनी पहचान बताए पैसों का लेन देन कर सकता है, और पैसों से बहुत सारी गतिविधियां गैर कानूनी हो सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात, गोपनीयता का होना, तो वही बात है कि अगर आप गोपनीयता से लगाओगे तो आप ब्लैक मनी को प्रसार कर रहे हो। तो ये भी सारी चीजें थी, तो इस पे था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे अपना किस पे, दुष्परिणाम। तो क्रिप्टो करेंसी का जो दुष्परिणाम है उस पे भी सवाल उठता है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो दुष्परिणाम है उसके बारे में देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? किसी भी देश या बैंक को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मूल्य की अस्थिरता बनी रहेगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक नहीं है तो जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को या जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर रहा है तो उसके मूल्य में वो कमी बढ़ोतरी कर सकता है। सपोज करो अभी आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और फिर वही चीज आपको कुछ दिनों बाद वही पैसा आपका 90 हो गया, आप कहाँ जाओगे? किसी से सवाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको वो 90 रुपए ही लेना पड़ेगा, 10 रुपए आपको लॉस करना पड़ेगा। तो ये था कि मूल्य में अस्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि जो किसी भी देश को बैंक का मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, गोपनीयता है, तो वही बात बताया कि कोई भी आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधियां करने वाला संगठन है उसका उपयोग संभव है। उसके बाद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। आज की डेट पे क्या है, जो सरकार मौद्रिक नीतियां बनाती है कि मुद्रा का प्रचार या प्रसार सुचारू रूप से एक देश में एक अंदर चल सके और उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। मौद्रिक नीति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपनी देश में चल रही करंट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयास और उसमें उठाई गई नीतियां। तो अगर इस पे किसी भी सरकार या किसी भी देश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी मालिकाना हक नहीं है, तो फिर इस पे सरकार द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? यदि आज की डेट पे आप देखो तो आप मौद्रिक नीति को समझो तो आपके पास यदि 100 रुपए हैं, अब अगर आपके पास मांग ज्यादा है, अगर पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा।
इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो आपका जो पैसा है वो कहाँ जाने लगेगा, सरकार के पास। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपके पास जो पैसा है, मान लो 100 रुपए था, तो 100 रुपए में यदि इंटरेस्ट रेट आपको 10 रुपए दे रहे हो तो आप सिर्फ 90 रुपए खर्च कर सकते हो, 10 रुपए तो सरकार के पास चले गए, ये हुआ। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है तो वो क्या करेगा, इस 100 रुपए में इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे। मान लो इंटरेस्ट रेट कर दिया 5% कर दिया, तो अब आपके पास खर्च करने को कितने पैसे हैं, 95 रुपए हैं। तो अब आपके पास पैसे बढ़े तो बाजार में मुद्रा के प्रसार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रेट को अप करते हैं या डाउन करते हैं, मौद्रिक नीतियां अपनाते हैं। अब वही मौद्रिक नीतियां अगर हम यहाँ पे अपना नहीं पाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसा हमारा हार्ड करेंसी में या कैश में है, जो सरकार ने लॉन्च किया है, जो पैसा वो विनिमय कर रहा है, उस पे क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी में लोग कहाँ जाएंगे, बिटकॉइन के माध्यम से। इस पे तो कोई हक किसी का है नहीं, इस पर हक नहीं है, तो यहाँ पर मौद्रिक नीति का असर नहीं पड़ेगा। तो मौद्रिक नीति का असर न पड़ने के कारण सारा पैसा आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। इसीलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि हम ऐसी नीतियां लाएं कि अर्थव्यवस्था, ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारे दायरे में आ जाए और हम उस पर काम कर सके। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में जो लेन देन होता है, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के व्यवस्थित संचालन के लिए हमें लाखों की संख्या में कंप्यूटर चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा काम किस में हो रहा है, डिजिटल में हो रहा है। और जब डिजिटल में सारा काम होगा तो हमें उसके लेन देन के लिए बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होगी तो ऊर्जा का अपव्यय ज्यादा होगा। तो ये तो पॉइंट एक नॉर्मल पॉइंट है, मेन पॉइंट तो ये वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और जो आज के क्वेश्चन में मेंस का क्वेश्चन है उसमें आपको इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे पॉइंट को अपने में कवर करना है, बताना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं तो अब देखते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या काम चल रहा है। तो देखो अभी क्या हुआ था, आपको याद हो तो आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई इन्हीं दुष्परिणामों के आधार पर उसने क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत में कोई भी क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा, मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी विनियमन या लेन देन नहीं होगा। तो क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिन्हें इनसे प्रॉब्लम थी और उन्होंने ले जाके केस ठोक दिया, कहाँ पे, सुप्रीम न्यायालय पे। अब सुप्रीम न्यायालय ने क्या किया, सुप्रीम न्यायालय पे जो दिक्कतें थी तो आरबीआई ने इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया, क्योंकि उसको सबसे पहला कारण तो क्या था, आर्थिक यानी मौद्रिक नीति न बना पाना। अब मौद्रिक नीति न बना पाएगा तो उसको अंदाजा था कि जो ये आपका पैसा है, जो ये पैसा है वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करेगा अगर ये ज्यादा तेजी से फैला। दूसरा इसको क्या डर था, इसको डर ये था कि जो भी पैसा हमारा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो यदि एफडीआई एफपीआई के द्वारा या डायरेक्टली अगर हमारे देश में निवेश नहीं होगा और वो इनडायरेक्टली रूप से होगा, तो अब इस पे मालिकाना हक तो है नहीं, तो कोई भी पैसा लगा सकता है और पहचान नहीं है तो इलीगल या ब्लैक मनी भी लग सकती है, तो उससे भी क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो इन्हीं दो पॉइंट पर ध्यान देने के बाद उसने प्रतिबंध लगा दिया। तो जो कंपनियां थी उन कंपनियों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया। पर आरबीआई ने जो ये सवाल उठाए थे, ये जो डर थे, इस डर को वो जस्टिफाई सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं कर पाए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो जून 2020 के समथिंग न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए पूरे प्रतिबंध को हटा दिया और सरकार से ये कहा कि आप इस पर एक समिति बनाइए। तो इस पर एक समिति बनाई गई, कौन सी, अंतर मंत्रालय समिति, अंतर मंत्रालय समिति। अब इस अंतर मंत्रालय समिति ने क्या किया, इसको बनाने को कहा तो सरकार ने समिति बना दी और उस पर उन्होंने क्या कहा कि अब इस समिति ने पहले तो क्या काम किया, अब ये समिति ने भी बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किया था। इसने क्या किया कि जब शुरुआत में इस समिति को बनाया गया तो इन्होंने 2 महीने रिसर्च किया और सीधे बिटकॉइन को अप्रूवल दे दिया कि हाँ हम बिटकॉइन पे कर सकते हैं, मतलब हम क्रिप्टो करेंसी का यूज करके लेन देन कर सकते हैं। लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि नहीं, इससे हमें नुकसान हो सकता है और जब इससे हमें नुकसान हो सकता है तो इन्होंने अपने पूरे फैसले को ही बदल दिया। पहले तो इन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन को
वो कर दिया, अप्रूव कर दिया कि भाई कर लो। फिर लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि इसने अपने फैसले को बदल दिया। क्यों बदला? जब इन्होंने आरबीआई से समझा और बाकी चीजों को देखा, वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन का दुरुपयोग देखा, तो इन्होंने फिर अपने फैसले को बदला। और फैसले को बदलने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलाई 2019 में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 को लाए। और इस मसौदे पर सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी और पूर्ण प्रतिबंध अभी लगा नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि अब भारत में जो भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लेन देन करती है, तो उसे क्या होगा, उसे आपको 10 वर्ष तक की सजा होगी। उसके अलावा उस लेन देन के कारण जितनी भी क्षति होगी, या तो उसने जितना लाभ कमाया हो, पहली बात तो या तो उसने क्या कमाया हो, जितना भी लाभ कमाया हो, पहला काम, या फिर उसने उस लाभ कमाने के कारण, एक मिनट, ऐसे ही समझ लो आप। तो उसने जितना इसमें लाभ कमाया हो, उस लाभ पे क्या होगा, तो जो क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने रूल दिया वो क्या दिया, पहला काम कर दिया 10 वर्ष की सजा, कि अगर आप बिना किसी जानकारी के क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पे लेन देन करते हो तो आपको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रख दिया। दूसरा क्या किया कि जो भी आप इसके माध्यम से लाभ कमाओगे या फिर सरकार को जो भी इससे क्षति होगी, या तो वो आपका लाभ में या तो वो आपके क्षति में, जितनी भी क्षति होगी उसका 3 गुना आपसे क्या करेगी, सरकार वसूलेगी, ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपए तक। तो ये 2 काम उन्होंने कर दिए थे और इन्हीं दोनों का, इसी के कारण अभी भी भारत में क्रिप्टो करेंसी अटकी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी में हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ज्यादा पे, लेकिन हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। हम क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर कर दिए हैं और लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने इस पर अभी सभी जो सेंट्रल बैंक है, उन सभी सेंट्रल बैंक के बीच हम क्या कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कि हम पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकें, लीगल रूप दे सकें और उस लीगल रूप के तरह इस पे मालिकाना हक भी अप्लाई कर सकें, जिससे हम इसे मौद्रिक नीति में अपनी अर्थव्यवस्था में उपयोग कर सकें। तो ये था आज का क्रिप्टो करेंसी का लेक्चर। इसके बाद जाने से पहले मेंस का क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए भारत में क्रिप्टो करेंसी से के लागू होने तथा इससे जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 के लिए 15 मार्क्स का है और 2020 के लिए 11 मार्क्स का है। तो आपके ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से कुल 4 क्वेश्चन हो गए और ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप अगर भेजोगे और मिनिमम 8 से 9 आंसर जब मेरे पास आएंगे तभी मैं इसका डिस्कशन करूंगा और इस पर आंसर बताऊंगा। और अगर आपके नहीं आते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन लिखकर छोड़ दो, अब इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्रिप्टो करेंसी आपकी आज से कंप्लीट हुआ, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। और दूसरी बात, हमारे कोर्स की वैल्यू अभी कुछ समय के लिए बढ़ती मांग के कारण घटा दी गई है। तो यदि आपने हमारा टॉप 100 बैच खरीदना चाहते हो 2020 का तो खरीद लो, क्योंकि वह आपका अब
9,999 रुपए का हो चुका है। कुछ समय बाद मतलब 10 दिन बाद ये कोर्स आपका फिर से 14,999 पे हो जाएगा। तो यदि आपने अभी भी आपके को हमारा कंटेंट और कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप इसको खरीद सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है, वहीं पर इसका रिव्यू होगा। और अगर इस पे आपकी हमारे पास मिनिमम 8 से 9 कॉपियां आती हैं तभी हम इसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे, अदरवाइज हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन बता दिया है, लिखकर आप भूल जाना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम फालतू में खड़े होकर यहाँ पर आपको समझाएं और आपको इस पर आंसर दें। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।